Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this session of Nursing Foundation. इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक इज़ फीवर एंड टेम्परेचर ऑल्ट्रेशंस. इससे पहले का जो सेशन है इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन माय चैनल. इफ़ यू ऑल वांट टू वॉच इट यू कैन. नाउ ये जो सेशंस हैं, ये जो क्लासेस हैं, दीज सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. हमें जो एक थियोरी समझनी होती है, थेरेटिकल बेस बनाना होता है, उन सब में आपकी ये हेल्प करेंगे सेशंस. चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या फिर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, दीज सेशंस आर गोइंग टू help you all to build that base which is required for anything further in your academic life. Okay, so let us begin with this. Now एक बहुत अच्छे से मैसेज के साथ स्टार्ट करेंगे. एज यूजल वी स्टार्ट आवर क्लासेस विद सम गुड थॉट. You will not always be motivated, so you must learn to be disciplined. मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो आती और जाती रहती है. समटाइम्स वी फील सो मच हाईली मोटिवेटेड एंड समटाइम्स वी आर लाइक डीमोटिवेटेड, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं. तो मोटिवेशन जस्ट कम्स एंड गोज. पर अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड you are going to get up or wake up at a certain point daily without fail. मोटिवेशन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ओके, तो चलिए, हमें पता है दैट वी शुड बी डिसिप्लिन. वी शुड स्लोली, ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली बिल्ड दिस डिसिप्लिन. चलिए शुरू करते हैं. तो फीवर या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑल्टर होता है. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एज, एक्सरसाइज, हार्मोन लेवल, सर्काडियन रिदम्स, स्ट्रेस एंड एनवायरनमेंट. एज की अगर हम बात करें तो वेरी यंग, जैसे कि नियोनेट्स हैं, इन्फेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो एल्डरली हैं, ये दो जो एज ग्रुप है वो ऐसे हैं जिनमें हमें टेम्परेचर का ध्यान बहुत रखना पड़ता है. टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है. अगर टेम्परेचर ज़रा भी ऊपर नीचे होता है अपने लेवल से, नॉर्मल लेवल से, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. यू नो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स हैं या नियोनेट्स हैं, उनको हम कितना ज़्यादा हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करते हैं. ओके, तो एज इज़ very small children, very small children and elderly. ये दोनों पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है. टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, वी ऑल नो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हम करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, बढ़ता है. अब इतनी ठंड हो रही है, अगर आप इतनी ठंड में बाहर चले जाओ जॉगिंग करने के लिए, तो क्या होगा, आप घर से जितने कपड़े पहन के गए हो जॉगिंग करते वक्त, आप उन कपड़ों को, उन लेयर्स को रिमूव करना चाहोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गर्म महसूस कर रहे होगे. हार्मोन लेवल्स, सो हार्मोन लेवल्स मेनली फीमेल्स में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. क्यों अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है. जैसे कि एक एग्जांपल है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर कंपेयर टू अदर डेज. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है उस समय पे, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है. ओके, एंड सेम इज इन मेनोपॉज. मेनोपॉज के टाइम पे भी टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेचर ऑल्ट्रेशंस होते हैं. सो हार्मोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर्काडियन रिदम्स की बात करते हैं. अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं उसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर लो होता है. और ड्यूरिंग द डे जब हम उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, एक्टिव हैं, मूव कर रहे हैं एंड वी आर अवेक, तो उस समय पे बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है, या हम कह सकते हैं हाई होता है. बट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग द बॉडी टेम्परेचर इज लो कंपैरेटिवली. स्ट्रेस, व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, हाई स्ट्रेस मतलब रेज्ड टेम्परेचर. जब हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है. व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कूल है, ठंडा है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा. और अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमने बहुत गर्म है तो वी ऑल्सो विल फील हॉट, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑल्टर करेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स टेम्परेचर ऑल्टरेशंस.
कौन सी टेम्परेचर ऑल्टरेशंस हैं जो हमें पढ़नी ज़रूरी हैं, याद रखनी ज़रूरी हैं. नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेम्परेचर ऑल्टरेशंस. फीवर, उसी को हम पायरेक्सिया बोलते हैं. हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन एंड हाइपोथर्मिया, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे इस सेशन में आज पढ़नी है, डिस्कस करनी है. ओके, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट टेम्परेचर रेंज स्पेशली फॉर नियोनेट्स एंड पीडियाट्रिक्स. नियोनेट्स और पीडियाट्रिक्स के केस में टेम्परेचर रेंज क्या होगी. हाइपोथर्मिया के लिए इट इज़ लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, इन नियोनेट्स और पीडियाट्रिक्स में 36. नॉर्मोथर्मिया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तो नियोनेट्स में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 36.5 टू 37.5. पीडियाट्रिक्स में भी सेम रेंज है. लो ग्रेड फीवर मतलब कहते हैं ना हल्का हल्का फीवर है, तो दैट इज 37.6 टू 37.9, सेम एज इन पीडियाट्रिक्स. फीवर या हाइपरथर्मिया हम कब कहेंगे, जब टेम्परेचर 38 से ज़्यादा हो जाएगा. 38 से ज़्यादा हो जाएगा. ओके, 38 या 38 से ज़्यादा. लेट अस टॉक अबाउट सबसे पहला टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन, दैट इज फीवर या पायरेक्सिया. व्हाट डज दिस मीन, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मली राइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फीवर या फिर पायरेक्सिया. नाउ व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज. इन अडल्ट्स इट इज 39 डिग्री सेल्सियस, which means 102.2 degree Fahrenheit. In children it is 40 degree Celsius, which is 104 degree Fahrenheit. Okay, तो ये मतलब है फीवर या पायरेक्सिया का. हम कहते हैं कि अगर एडल्ट्स में इतना टेम्परेचर है दैट मीन्स उनको फीवर है, बच्चों में 40 है तो दैट मीन्स उनको फीवर है. फाइन. नाउ होता क्या है, कब होता है ये एबनॉर्मल राइज, किस कंडीशन में होता है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, some pathogens when they enter in our body. now what are pathogens, हम हमेशा से इसको पढ़ते आए हैं. जब भी कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, द बॉडी टेम्परेचर राइजेज. व्हाट हैपेंस, द बॉडी टेम्परेचर राइजेज. So pathogens are entering in the body. What are they doing? इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं, एंड what is happening? The temperature is rising. Okay, next. Now what is next? Next is this. ये एक ग्राफ है जो हमें थोड़ा समझना होगा कि फीवर कैसे शुरू हो रहा है, कौन सी फेजेस हैं. सो टाइम कोर्स ऑफ टिपिकल फीवर, या फिर हम कह सकते हैं फेजेस ऑफ फीवर. नाउ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन, इसका मतलब क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है, सेट पॉइंट टेम्परेचर, सेट पॉइंट टेम्परेचर. ये जो ब्लू कलर्ड लाइन है दिस इज आर कोर टेम्परेचर, विच मीन्स देखो यहाँ से फीवर शुरू हुआ, ये टेम्परेचर है, यहाँ से फीवर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फीवर नीचे आ गया. फीवर जब स्टार्ट हुआ तो हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट था, एक सेट पॉइंट टेम्परेचर था, उस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर बना हुआ था, स्टेबल था. व्हाट हैपेंड, ये जो सेट पॉइंट है ये राइज हो गया. फीवर के कंडीशन में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो सेट पॉइंट राइज हो गया. ओके, और व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये इधर में इतने में वेजो कॉन्स्ट्रक्शन इज हैपनिंग हियर. देखो सेट पॉइंट से हमारा जो टेम्परेचर था वो सेट पॉइंट राइज हुआ, ये हमारा कोर टेम्परेचर है. तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे, कोर टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होना शुरू हुआ. अब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेट पॉइंट्स से लेके कोर टेम्परेचर तक व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन इज हैपनिंग. वेजो कॉन्स्ट्रक्शन इज हैपनिंग जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रही है. ओके, शिवरिंग हो रही है. नाउ दिस इज फर्स्ट फेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम चिल्स भी कह सकते हैं और शिवरिंग फेज भी कह सकते हैं. नाउ दिस इज प्लेट्यू. प्लेट्यू मतलब जब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं उसको हम प्लेट्यू कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बना हुआ है, जिसको हम फीवर भी कह रहे हैं, जिसको हम फीवर भी कह रहे हैं. इसी को हम कहते हैं ना बुखार, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया और मान लो जितनी देर तक हमें फीवर है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज फीवर. दवाई ली हमने, फीवर कम नीचे हो गया तो हम कहते हैं अब फीवर नहीं है. तो ये क्या है, ये प्लेट्यू है जिसको हम फीवर कहेंगे. नाउ दिस फेज जहाँ पे कि स्वेटिंग हो गई, वेजोडाइलेशन हो गया और टेम्परेचर नीचे आ गया, इसको हम डेफरवेसेंस भी कहते हैं. डेफरवेसेंस फेज भी कहते हैं. तो इसमें क्या हुआ, इसमें फीवर ब्रेक हो गया, फीवर टूट गया, बुखार टूट गया जैसे कहते हैं, और ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर है और सेट पॉइंट है वो भी वापस नॉर्मल आ गया. स्वेटिंग और वेजोडाइलेशन यहाँ पे हुआ.
ओके, सो these are the three phases: chills, plateau को फीवर कहते हैं, एंड डेफरवेसेंस, जब फीवर टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ आ जाता है. नाउ some more things regarding fever or pyrexia. Now what happens जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो कुछ चीज़ें आती हैं. जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है then some things happen, जैसे कि when the temperature rises WBC production also rises. जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो WBC का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. ठीक है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, देयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, सप्रेस हो जाती है. एंड व्हाट हैपन्स, viral infection, it fights viral infection also. बॉडी का जो रेज्ड टेम्परेचर है वो हमारे वायरल इन्फेक्शन के साथ फाइट करने में भी हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल हैपन्स जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड होता है. तो कुछ तो काम सही हो रहा होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है. क्या चीज़ें देखी हमने? WBC प्रोडक्शन बढ़ा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सप्रेशन हो रहा है, और वायरल इन्फेक्शन भी फाइट कर पा रहा है. देर आर सम पैटर्न्स ऑफ फीवर. क्या पैटर्न्स हैं? सस्टेन्ड, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट एंड रिलैप्सिंग. नाउ अब इनको डायग्राम के हेल्प से, फिगर के हेल्प से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. देखो, सस्टेन्ड का मतलब होता है कि एक टेम्परेचर है जो बना हुआ है. ओके, सो देर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर अबव 38 डिग्री C which is constant, which is continuous but has little fluctuations. So क्या बोला मैंने? कांस्टेंट है, 38 डिग्री से अबव है, एंड लिटिल फ्लक्चुएशंस हैं. ये हुआ सस्टेन्ड इटसेल्फ मीन्स कि कुछ देर तक बने रहना. लेट अस हैव अ लुक एट दिस. यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या है ये? क्या है? 38 डिग्री है. 38 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, और ये लिटिल फ्लक्चुएशंस के साथ 38 से ऊपर ही बना हुआ है, नीचे नहीं आ रहा. इट इज़ नॉट कमिंग डाउन. जैसे कि टाइफॉइड में, जैसे कि वायरल निमोनिया में सस्टेन्ड फीवर देखने को मिलता है. फाइन, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरमिटेंट का मतलब है बीच बीच में होना, विच मीन्स कि 24 घंटे के समय में एक बार टेम्परेचर नॉर्मल ज़रूर आता है. ठीक है, सो टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल at least once in 24 hours. 24 घंटे के समय में एटलीस्ट एक बार ज़रूर जो फीवर है वो नीचे आ रहा है. देखो, ये इंटरमिटेंट फीवर है. सेप्सिस एंड प्लूराइटिस, इस तरह की कंडीशंस में इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है. आप देख रहे हो, ये है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर. अब क्या हो रहा है? देखो, नाउ देर इज हाइपरथर्मिया, मतलब फीवर हो रहा है पर नॉर्मल भी आ रहा है, नॉर्मल लेवल पे भी आ रहा है. फीवर हुआ, अगेन नाउ दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर, अगेन फीवर हुआ, देन दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर. तो एटलीस्ट 24 घंटे के समय में वो नॉर्मल भी आ रहा है. रेमिटेंट का मतलब होता है फीवर बढ़ भी रहा है और नॉर्मल से कम भी आ रहा है, पर नॉर्मल लिमिट में नहीं आ रहा है. रेमिटेंट, देखो रेमिटेंट में हम क्या देख रहे हैं? ये है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, तो फीवर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, टेम्परेचर नीचे भी आ रहा है, बढ़ भी रहा है, नीचे भी आ रहा है, बढ़ भी रहा है, नीचे भी आ रहा है, बट इट इज़ नेवर रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल. इट इज़ नॉट रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल. ओके, सो टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर स्पाइक भी कर रहा है एंड फॉल भी कर रहा है, पर नॉर्मल नहीं आ रहा है. ये हुआ रेमिटेंट. रिलैप्सिंग क्या हुआ? रिलैप्सिंग का मतलब है कि जो ऐसे फेजेस हैं जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर है और जो ऐसे फेजेस हैं जिसमें फीवर है, वो
24 घंटे से भी ज़्यादा लंबा समय का हो सकता है, विच मीन्स कि अगर किसी को रिलैप्सिंग फीवर है तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन तक उसे बुखार ना आए, 1-2 दिन के बाद उसे फिर से फीवर आए, 1-2 दिन के बाद फिर से ना आए. सो रिलैप्सिंग एटलीस्ट 24 आवर्स तक चल से ज़्यादा, longer than 24 hours, periods of fever and normal temperature. Okay, so these are the patterns of fever: sustained, intermittent, remittent, and relapsing. I hope it is all clear to you. Now there are some more things about fever. क्या मतलब है fever of unknown origin? Fever of unknown origin का मतलब होता है कि what did I say? I said fever of unknown origin. आपने देखा होगा कई बार पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स में लिखा रहता है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. इसका मतलब है फीवर तो है पर जो उसका कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है, वो अनआइडेंटिफाइड है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से. नाउ व्हाट हैपेंस जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, जब फीवर होता है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है और साथ साथ ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन की नीड भी बढ़ जाती है. व्हाट डिड आई से? आई सेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज. आपने देखा होगा जब किसी को फीवर होता है तो उसकी सांस लेने का जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है. सो व्हाट हैपन्स, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑल ऑफ दीज इंक्रीजेज. What did I say? I said metabolism, I said heart rate, okay, heart rate and respiratory rate, ये सब भी बढ़ जाता है. अब क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कार्डियक या कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, कंडीशंस हैं, ओके जैसे मान लीजिए किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी ब्लॉकेज है या फिर स्टेंट है या फिर कोई भी कार्डियक इशू है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन केसेस में फीवर को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, फीवर को थोड़ा सा और कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑफ ग्रेट स्ट्रेस इन दीज पेशेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी उनके सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बॉडी की डिमांड बढ़ चुकी है. तो फीवर कैन पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दीज सिम्टम्स. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, जब लंबे समय तक बुखार चलता है तो हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, ये जो ताकत होती है, हम कहते हैं ना, वो चली गई है. क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड फीवर हमारे एनर्जी स्टोर्स को एग्जॉस्ट कर देता है. व्हाट इट डज, प्रोलॉन्ग्ड फीवर व्हाट इट डज, it exhausts our energy stores को एग्जॉस्ट कर देता है. ओके अगर ये जो इंक्रीज्ड डिमांड है, अगर ये पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर अगर मान लीजिए जो ऑक्सीजन की डिमांड जो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ फीवर, अगर वो पूरी ना हो तो क्या होगा, हाइपोक्सिया, है ना, जो जब ऑक्सीजन सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया. सो सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा. अगर मायोकार्डियल हाइपोक्सिया हुआ देन पेशेंट विल हैव सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, चेस्ट पेन. ओके और अगर सेरेब्रल हाइपोक्सिया हुआ, सेरेब्रम, ब्रेन में सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की, व्हाट विल हैपन, confusion will happen, patient will look confused. I hope it is clear to everyone. Okay, so ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो यही है कि फीवर होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है. फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट हम हाइपरथर्मिया की तरफ. जो सेकेंड एलिवेशन है दैट इज टेम्परेचर ऑल्टरेशन है, दैट इज हाइपरथर्मिया. अब अगर बॉडी का जो हीट लॉस करने की एबिलिटी है, हीट लॉस करने की या फिर हीट प्रोड्यूस करने की, इनमें अगर कुछ इनेबिलिटी हो गई, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथर्मिया. नेक्स्ट कम्स इज हीट स्ट्रोक मतलब जब लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में कोई रह लेता है, हाई टेम्परेचर में, तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट स्ट्रोक. बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 40 डिग्री और मोर बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है.
मोर्टैलिटी, हाई मोर्टैलिटी रेट है अगर इमीडिएटली ध्यान नहीं दिया, इमीडिएटली कूलिंग मेजर्स नहीं लगाए तो। ओके, हीट स्ट्रोक प्रोलॉन्ग लंबे समय तक कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे अगर रह लिया है तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब एट रिस्क क्या है, कौन कौन सी लोग हैं जो एट रिस्क होंगे? कुछ तो मतलब जो एट रिस्क होंगे, वेरी यंग, very old, okay, all those who have cardiovascular conditions, all those who have hypothyroidism, डायबिटीज, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कुछ रिस्क पे लोग हैं जो मैं बता रही हूँ। एल्कोहलिज्म, if a patient has a history of alcoholism, and there are certain medications also which put a person at risk of heat stroke. ओके, सो नाउ हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे? मान लो कोई पर्सन है जो बहुत लंबे समय तक, काफ़ी देर तक वो एक हॉट शावर में या ऐसे कमरे में जिसमें कि स्टीम है, बहुत हाई टेम्परेचर की स्टीम है, देर इज़ नो वेंटिलेशन और पेशेंट वहाँ पे बहुत देर तक रह गया, वॉट ऑल विल हैपन? गिडीनेस, confusion, patient may have delirium, okay, excessive thirst, nausea, muscle cramps, visual disturbances, even incontinence, and most important is patient की जो skin होगी वो hot और dry होगी, कोई moisture नहीं होगा, hot and dry skin, these are the signs and symptoms of heat stroke. Now हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को स्वेटिंग नहीं होती है, नो स्वेट, वाई? बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए स्वेटिंग नहीं होगी। अगर कंडीशन को ट्रीट नहीं किया, अगर कंडीशन प्रोग्रेस करती है, सो व्हाट विल हैपन? द विक्टिम विल बिकम अनकॉन्शियस. व्हाट विल हैपन टू द प्यूपिल? फिक्स्ड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल. व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल बिकम अनकॉन्शियस, fixed and non-reactive pupil will happen. ओके, पेशेंट के जो प्यूपिल हैं वो नॉन रिएक्टिव और फिक्स्ड होंगे। अगर कूलिंग, रैपिडली कूलिंग नहीं की गई, अगर रैपिडली कूलिंग नहीं की गई तो पेशेंट में कुछ परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज कैन अकर, permanent neurological damage can occur. So this is about heat stroke. Now next is heat exhaustion. heat exhaustion मतलब देखो, बहुत ज़्यादा डायफोरेसिस मतलब बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होने के बाद क्या होता है? मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक, मान लीजिए 2 घंटे तक आप कुछ ऐसा खेल रहे हो गर्मी के समय में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? उसके बाद आपको बहुत थकान महसूस होती है, आपको लगता है कि आपकी शरीर से पूरी जान निकल गई है। क्यों? क्योंकि एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया। प्रोफ्यूज डायफोरेसिस की वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम हो जाता है। क्या करना है? कूलर एनवायरनमेंट में पेशेंट को लेकर जाना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रीस्टोर करना है। ये हमारा फर्स्ट एड होना चाहिए इन हीट एग्जॉशन। नेक्स्ट कम्स हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि ठंडे टेम्परेचर्स में बहुत लंबे समय तक रहने से हाइपोथर्मिया हो जाता है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 क्लासिफिकेशंस हैं। टेम्परेचर अगर 34 to 36 डिग्री सेल्सियस है देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज माइल्ड, 30 to 34 है तो मॉडरेट है, लेस देन 30 है तो सीवियर हाइपोथर्मिया है। ओके, नाउ हाइपोथर्मिया किस किस कंडीशन की वजह से हो सकता है? एक तो हो गया अनइंटेंशनल, किसी ठंडी जगह पे, ठंडी लेक में, फ्रोजन लेक में कोई अनइंटेंशनल एक्सीडेंटल गिर गया, इन दैट कंडीशन हाइपोथर्मिया कैन अकर। इंटेंशनल मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें जान के हाइपोथर्मिया इंड्यूस करना पड़ता है, जैसे कि सर्टन इमरजेंसी कंडीशंस और सर्टन इमरजेंसी सर्जरीज और सम सर्जरीज। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। हमने पढ़ा है ना, अगर पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म इज़ ऑल्सो हाई, ऑक्सीजन डिमांड इज़ ऑल्सो हाई। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए, जिससे कि इमरजेंसी को ठीक से मैनेज किया जा सके, सर्जरी कैन बी डन। ओके, तो उस कंडीशन में इंटेंशनल हाइपोथर्मिया इंड्यूस किया जाता है ना। व्हाट इज एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया इज आर दोज केसेस जो हम सुनते हैं कई बार न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, दैट कोई ठंडी जगह पे जाके समवन स्लेप्ट इन देयर कार एंड दे डाइड, सुबह तक वो बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया दे डाइड। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर?
इनिशियली ये बिल्कुल अनरिकग्नाइज्ड जाता है, ओके, विच हैपन्स बाय एक्सीडेंट. किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट इट अकर्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला जाता है. ओके, सो व्हाट हैपन्स इन हाइपोथर्मिया? Uncontrolled shivering happens in hypothermia. Uncontrolled shivering happens, loss of memory, depression and poor judgment. These all things will happen. Temperature भी कम है, blood pressure, heart rate, respiratory rate, all of these are less. These are बिलो नॉर्मल. स्किन कैसी हो गई? साइनोसिस डेवलप हो गया, कार्डियक डिसरिथमियाज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव, और क्लिनिकल साइंस आर सिमिलर टू डेथ, विच इज पेशेंट को उठाना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है टू पेनफुल स्टिमुलाई. So this is what happens in hypothermia. Okay, next, last is frostbite. Now what is frostbite? जब बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट सब नॉर्मल टेम्परेचर में लंबे समय के लिए एक्सपोज हो जाता है. मान लीजिए किसी ने बूट्स पहने हुए हैं और वो ऐसी स्नो वाली जगह पे है, और चलते चलते उसको, मतलब ही हैज़ टू वॉक फॉर सम लंबा डिस्टेंस एंड सपोज ही गॉट लॉस्ट, तो वो बहुत देर तक उस बर्फ़ में चल रहा है. तो चलने से क्या हो रहा है? ठंडे की वजह से क्या हो रहा है? उसके जो सेंसेशन है वो लॉस हो गया. अब सेंसेशन लॉस हो गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ठंडा है क्या है, बट स्टिल उसकी जो पैर हैं स्टिल एक्सपोज टू दैट सब नॉर्मल टेम्परेचर. नाउ व्हाट हैपन्स? अब सेल्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट सर्कुलेटरी एंड टिश्यू डैमेज हो जाता है. ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन पे, एंड इन सम केसेस द पार्ट हैज़ टू बी एम्प्यूटेटेड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट बाइट. क्या एरियाज हैं जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? ईयर लोब्स, ठीक है, टिप ऑफ द नोज, क्योंकि ये अनकवर्ड एरियाज हैं, एक्सपोज्ड एरियाज हैं, और वेरी थिन है जो इनकी स्किन है. फिंगर्स एंड टोज पेरिफेरल एरियाज हैं. इंजर्ड एरिया कैसा दिखने लगता है? वाइट दिखने लगता है, वैक्स के जैसा, एंड इट इज़ फर्म टू टच. देर इज़ नो सॉफ्टनेस, इट इज़ फर्म टू टच. सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है. व्हाट शुड बी द इंटरवेंशन? क्या करना चाहिए ऐसे में करना चाहिए ग्रेजुअल वार्मिंग. धीरे धीरे उस एरिया को वार्म करना ज़रूरी है. एनाल्जेसिक्स देना शुरू करना होगा, एनाल्जेसिक्स रिक्वायर्ड है. एंड इंजर्ड टिश्यू को देखना होगा कि कितना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको बचा सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ इंजर्ड टिश्यू. ओके, सो दिस इज अबाउट फ्रॉस्ट बाइट. नाउ नेक्स्ट एक ये स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट हीट लॉस. हम किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, किस तरीके से जो टेम्परेचर ऑल्टरेशंस हैं उनको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे. हमने कुछ तरीके देखे थे जिनसे हीट लॉस होता है. हीट लॉस मैकेनिज्म पढ़े थे ना हमने, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. अब मान लीजिए इवेपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है, इनकॉन्टिनेंस है, जो उसकी पट्टियां हैं, ड्रेसिंग्स हैं, अगर वो गीली हैं और बॉडी से कुछ वूंड से ऊजिंग हो रही है, तो उस केसेस में इवेपोरेशन की वजह से बॉडी का जो हीट लॉस है वो हो सकता है. ऐसे में आपको क्या करना है? हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट? यू आर गोइंग टू कीप द पेशेंट ड्राई. सबसे पहली चीज़, मान लीजिए इनकॉन्टिनेंस है, पेशेंट बिल्कुल गीला पड़ा है बेड पे, सो यू हैव टू कीप द पेशेंट ड्राई. अगर कोई वेट क्लोथिंग है उसको रिमूव करना है, वेट ड्रेसिंग है उसको रिमूव करना है, अगर अप्रोप्रिएट है, अगर आप कर सकते हैं तो. सो मेन थिंग इज टू कीप द पेशेंट ड्राई. कन्वेक्शन, अगर कन्वेक्शन है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एयर की वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, तो क्या हो सकता है? मान लो रूम में एयर ड्राफ्ट्स हैं, तो आपको क्या करना है? पेशेंट को उन एयर ड्राफ्ट से दूर रखना है, दरवाज़ा बंद रखो, डायरेक्ट हवा पेशेंट की तरफ नहीं आनी चाहिए. कंडक्शन है, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सॉलिड ऑब्जेक्ट टू अनदर सॉलिड ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. दो चीज़ें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं तो उनका टेम्परेचर ऑल्टर होगा, उनका टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा. जैसे कि कोल्ड ब्लैंकेट्स हैं या फिर कोल्ड वेइंग स्केल्स हैं. ठीक है, मान लीजिए बच्चे को आपने वे करना है और उसको आपने कोल्ड वेइंग स्केल पे लटा दिया, तो जो बच्चा है उसका हीट लॉस हो जाएगा. वॉट यू विल डू? you will cover cold surfaces with pre-warmed towel or blanket. Okay, you will cover cold surfaces with pre-warmed towel or blanket.
रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट टू कूलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट के कमरे में कोई विंडोज़ हैं, कोल्ड विंडोज़ हैं, वॉल्स हैं, सो वॉट यू विल डू, यू विल रीलोकेट द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज कोल्ड सर्फेसेज, यू विल क्लोज द blinds on window. So this is how you are going to prevent heat loss. Okay, so that's all about this session. I hope you learned something, and thank you everyone for coming and joining the session.